बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रांतीय शासन व्यवस्था और अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रांतीय शासन कैसा रहा है। प्रांतीय शासन के अंतर्गत आप देखिए, अशोक का जो साम्राज्य है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ है। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में बटा हुआ है, विभाजित किया हुआ है। ठीक है, जिसका प्रशासक राजकुमार होता था। जिसका प्रशासक कौन होता था? राजकुमार। ठीक है, साम्राज्य 5 भागों में 5 प्रांतों में बटा हुआ है, जिसका प्रशासक राजकुमार होता था, जो मंत्री परिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। 5 प्रमुख प्रांत थे। कितने? 5 प्रमुख प्रांत थे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंतीपथ, चौथा मध्य प्रांत और लास्ट 5वां कौन सा है आपका? कलिंग। तो अशोक का जो प्रांतीय शासन है वो 5 भागों में बटा हुआ है। और आप देखिए पांचों प्रांतों पर जब विजय प्राप्त हो जाएगी, अंतिम में जब अशोक जो है वो कलिंग पर युद्ध जीत लेगा, तो उसके बाद उसका संपूर्ण भारत पर जो है शासन स्थापित हो जाएगा और वो सम्राट बन जाएगा। ठीक है, धर्म महामात्र। ये धर्म महामात्र क्या होते हैं? ये धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले टीचर्स हैं। ठीक है, तथा अमात्य। अमात्य क्या होता है? मंत्री। अमात्य कहते हैं मंत्री को। तो अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे। धर्म महामात्र और जो अमात्य हैं वो प्रांतीय अधिकारी थे, जो धर्म का काम करते थे, जो धर्म और अन्य कार्य देखते थे। धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसके अलावा अन्य कार्य देखते थे। प्रांतों को आहार या विषयों में बांटा गया। प्रांतों को किस में बांटा गया? आहार या विषय। और विषयों का अधिकारी क्या कहलाता है? विषयापति। ठीक है, प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया और विषय का अधिकारी कहलाता है विषयापति। विषयपति के अंतर्गत होता है। तो हर विषय का एक एक विषयपति होता है जो अपने प्रांतों को देखता है। ठीक है, फिर देखिए आप जनपद और ग्रामीण। जनपद क्या होते हैं? कबीले जो थे। जनपद पहले थे नहीं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। सबसे पहले जो है ये लोग जो है वो कबीलों के अंतर्गत रहते थे और कबीलों में सरदार ही उनका मुखिया हुआ करता था। धीरे धीरे ये जो कबीले हैं ये जनपद के अंतर्गत बदल गए और फिर उसके बाद एक जनपद से दूसरा जनपद का निर्माण हुआ और फिर हर जनपद अपनी रक्षा करने के लिए एक जनपद के साथ दूसरे जनपद से जो है संघर्ष करता रहता था। जो शक्तिशाली होता वही जनपद अपना अस्तित्व बनाए रखता था। तो हर जनपद अपने अस्तित्व को बनाने के लिए संघर्ष करते रहते थे। धीरे धीरे यही जनपद आगे जाकर महाजनपद बने और आपने 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ रखा है। तो आइए जनपद और ग्रामीण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जनपद जो है जनपद स्तर पर प्रदेष्ठ और राजुक और युक्त। प्रदेष्ठा बोल सकते हो आप इसे। प्रदेष्ठ, राजुक और युक्त ये अधिकारी हैं। ठीक है, ये जनपद स्तर के अधिकारी थे। ठीक है, जनपद स्तर पर प्रदेष्ठ, राजुक और युक्त नाम के अधिकारी थे, जो भूमि, न्याय और लेखा संबंधी कार्य करते थे। भूमि का काम न्याय संबंधी और लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था। ग्रामिक होता है वो। ग्रामिक क्या है? ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था। ग्रामीण यानी गांव के स्तर का जो अधिकारी था उसे ग्रामिक कहते थे। और गोप एवं स्थानिक जनपदों व गांवों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता था। कौन? गोप और स्थानिक। एक तो गोप हो गया और दूसरा आपका स्थानिक हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या करते थे? ये दोनों मिलकर जनपद और गाँवों के बीच में मध्यस्थता, यानी जनपद और गाँवों के बीच के लोगों का जो मैटर है, जो बात है, वो आगे तक पहुंचाते थे। गोप और स्थानिक। ठीक है, तो मध्यस्थता का काम क्या करते थे? फिर देखो, इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। ठीक है, जनपद का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी। गुप्तचर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। गुप्तचर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
गुप्तचर सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामले दोनों में हस्तक्षेप कर सकता था। आप समझ लेना इस चीज़ को। और जनमत का प्रतिनिधित्व प्राय नगण्य था, यानी जनमत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ पर राजा ही सब कुछ संभालता था। ठीक है, फिर है आपका अशोक के प्रशासनिक सुधार। तो अशोक ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक छत्र सम्राट था, अशोक बन गया था, और उसके बाद पूरे भारत के प्रशासन को चलाना उसके लिए चैलेंज से कम नहीं है। तो फिर ऐसे में उसने अपने प्रशासन में क्या सुधार किए जिससे उसे एक जगह बैठकर ही समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप, अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण किया। अशोक ने क्या किया, अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो व्यवस्था अपनाई थी, अनुसरण किया था, वही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाई हुई व्यवस्था को अशोक ने भी अपना लिया। यद्यपि उसने अपनी नीतियों और उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधार किए थे। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया। ठीक है, अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। सर्वलोक हित को ऊपर रखा, सबसे ऊपर जनता का हित है, उसके अलावा पराक्रम को रखा। ठीक है, जिसका उल्लेख, ये जो राजा के कर्तव्य हैं और राजा के कर्तव्यों को सबसे ऊपर रखा गया, पराक्रम को सबसे ऊपर रखा गया, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला? इसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख के अंदर लिखा गया कि अशोक ने जनता को, अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में माना। और उसके अलावा जो पांचवा प्रांत है, वो पांचवा प्रांत कलिंग है। तो कलिंग पृथक लेख में मिलता है। ठीक है, तो चौथे स्तंभ लेख पर अशोक ने यही लिखवाया कि प्रजा जो है वो उसकी संतान है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा प्रांतों के जो अधिकारी, ग्राम अधिकारी है, कौन कौन है? राजुक, युक्त और प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की। जो ये अधिकारी जो है, ये इनका क्या काम था? न्याय का, भूमि का और लेखा संबंधी कार्य करते थे। ये राजुक, युक्त और प्रादेशिक जो अधिकारी थे, ये भूमि का, न्याय का और लेखा संबंधी यानी अकाउंट संबंधी कार्य करते थे तीनों। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 13वें वर्ष में, अशोक के 13वें वर्ष में अशोक ने, यानी जब अपने सिंहासन पर बैठ गया था, 8वें वर्ष में बैठ गया था, आपको पता है, और 13वें वर्ष में जो है अशोक ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया। एक धम्म महामात्र बनाया। वो धम्म महामात्र क्या करता था? वो धर्म के मामले में डिसीजन लेता था, धर्म अधिकारी था वो, और धर्म के प्रचार प्रसार के मामले में भी वही कार्य करता था। उसके अलावा धर्म से संबंधित और भी कोई कार्य होते थे तो वो उसी को वही करता था। जिनका कार्य, धम्म महामात्र का कार्य क्या है वो देख लीजिए। धर्म महामात्र का कार्य है विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में जो है वो सामंजस्य स्थापित करेगा। उसके बाद अकारण दंडित हो, यानी बिना कारण अगर किसी को दंड मिला है तो उसके परिवार को सहायता प्रदान करने का काम भी धर्म महामात्र का था। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख और समस्याएं की खबर पहुंच सके। ऐसी व्यवस्था अशोक ने की थी क्योंकि उसने प्रजा को अपनी संतान मान लिया था और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख की खबर पहुंचे। इसलिए अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं, सुख दुख है, वो राजा के पास पहुंच जाए। तो ऐसी ये जो प्रतिवेदकों की नियुक्ति करी है, एक तो धम्म महामात्र की नियुक्ति करी है, आपने ऊपर पढ़ा है ना, और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं वो सब आपको चौथे स्तंभ लेख पर खुदवाए हैं। जनता के कल्याण के लिए राजा के क्या कर्तव्य हैं। उसके बाद प्रतिवेदकों की नियुक्ति करी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो प्रतिवेदकों का उल्लेख हमें छठे शिलालेख में मिलता है कि राजा ने जो है वो जनता के सुख दुख जानने के लिए प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी। और ये प्रतिवेदकों के बारे में जो है वो छठे शिलालेख में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? छठे शिलालेख में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए न्यायिक व्यवस्था, क्योंकि राज व्यवस्था पूरी चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान में, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो व्यवस्था अपनाई थी उसी व्यवस्था को जो है प्रशासनिक व्यवस्था को अशोक ने अपना लिया था। और उसके बाद जो है न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी, न्याय व्यवस्था जो थी उसमें एकरूपता लाने के लिए अशोक ने क्या किया?
26वें वर्ष एक रूपता लाने के लिए 26वें वर्ष में राजुकों को, 3 आपने पढ़ा था, राजुक और न्यायिक और युक्त जो हैं, तो राजुक, युक्त और प्रादेशिक जो 3 अधिकारी की नियुक्ति की थी जो न्याय और भूमि और लेखा के काम करते हैं। उसमें राजुक जो है वो न्याय संबंधी मामला संभालता है। तो राजुकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए गए ताकि ये न्याय जो है वो स्पष्ट रूप से और सही तरीके से राजुक न्याय कर सके। तो न्याय अधिकारी यही है, राजुक का काम है न्याय करना। तो इनको फ्रीडम दी गई ताकि ये अच्छे से न्याय कर सके बिना किसी रुकावट के। तो ये जो स्वतंत्र अधिकारी बनाए गए, राजुकों में न्याय मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए, इसके बारे में हमें कहाँ पता चलता है? राजुकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। इसके वर्णन हमें चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? चौथे स्तंभ लेख में मिलता है कि न्याय करने वाले राजुकों को स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद अशोक जो है, अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया तथा अमानवीय यातना करने वाले अमानवीय यात्राओं को जो है बंद कर लिया। ठीक है, अमानवीय यातनाओं को बंद कर दिया था और अशोक ने दंड विधान को उदार बना दिया था। ठीक है, उसके बाद अभिषेक दिवस पर बंदियों को, जब उसका अभिषेक हुआ था यानी जब वो गद्दी पर बैठा और उसका राज तिलक हुआ था, उस पर बंदियों को मुक्त किया गया, जिसका उस 5वें स्तंभ लेख पर लिखा हुआ है कि उसके अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त कर दिया गया था खुशी खुशी में। समझ में आया आपको? अभिषेक दिवस पर अशोक ने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त कर दिया। ये बात हमें 5वें स्तंभ लेख में लिखी हुई मिलती है। और राजुक को न्याय करने के लिए स्वतंत्र अधिकार दिए गए, ये बात हमें चौथे स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। उसके बाद मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन के समय पश्चाताप हेतु दिया। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप के लिए दिया। यानी अगर मान लीजिए अशोक के द्वारा किसी को दंड दिया गया है, मृत्युदंड, तो उसे 3 दिन दिए जाते हैं पश्चाताप करने के लिए। ठीक है, पश्चाताप हेतु दिया जाता है, जिसका उल्लेख भी चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। बहुत अच्छी नीति है कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसे 3 दिन वो पश्चाताप करने के लिए देता था। ठीक है, 3 दिन वो पश्चाताप करने के लिए देता था और इसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। फिर देखिए, अहिंसा परक सुधारों में अशोक ने युद्ध नीति को त्यागा। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल अहिंसा परक नीति, मतलब अब वो हिंसा नहीं करेगा, इसीलिए उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था। और आपको पता होना चाहिए धम्म की नीति को उसने अपना लिया। ठीक है, जहाँ तक संभव हो जीव हिंसा न करने की उसने आज्ञा दी। जहाँ तक संभव हो जीव हिंसा नहीं करेंगे कोई भी, और समाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। तो पशु हिंसा, जीव हिंसा पर भी उसने रोक लगा दी। और उसके बाद अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना लिया। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, उसने क्या क्या बनवाया? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं, सराय, वृक्षारोपण, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, इन सब कार्यों पर बल दिया। ग्रामीण विकास को उसने प्राथमिकता दी। उसके अलावा स्त्राध्यक्ष व्रजभूमिक महामात्र, नगर व्यवहारिक अंत महामात्र, स्त्राध्यक्ष व्रजभूमिक महामात्र, व्यवहारिक अंत महामात्र आदि की नियुक्ति की। क्रमशः स्त्री, पशु और संरक्षण, न्याय व सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित थी। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ा। ठीक है, फिर आप देखिए धम्म जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो धम्म का आविष्कार करके, ये आप चित्र देखिए। सबसे पहले तो सम्राट अशोक के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, यानी प्रयाग स्तंभ लेख है, इस पर भी अशोक के बारे में जो है स्तंभ कहते हैं। स्तंभ मतलब खंबा होता है, ये ध्यान रखना आप। इस पर लाइनें लिखी हुई है सम्राट अशोक के बारे में। इससे पूर्व समुद्रगुप्त के बारे में भी इस पर लाइनें लिखी हुई है। तो आप देख रहे हैं ये प्रयाग स्तंभ जो है इलाहाबाद में है
और इलाहाबाद का भी नया नाम भी प्रयागराज, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अमरावती मूर्ति शिल्प में अशोक, तो ये अमरावती मूर्ति शिल्प में सम्राट अशोक शिलालेख के ऊपर दर्शाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। धम्म का आविष्कार करके और राजा और प्रजा और नौकरशाहियों के लिए एक संविधा तैयार की, जिससे अंत संबंधों में प्रगाढ़ता आई। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाया।